वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आरओ 2023 की वैकेंसी के लिए प्रारंभिक परीक्षा कराई गई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 11 फरवरी 2024 को। एग्जाम कैंसिल हो चुका है। शासन के निर्देश थे कि विद इन 6 मंथ प्रीलिम्स कराया जाएगा। तो री एग्जाम की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये पेड ग्रुप शुरू हुआ है। आप इसको ज्वाइन करके आरओ प्रारंभिक परीक्षा की पूरी तैयारी कर सकते हैं। यूपीपीएससी आरओ का प्रीलिम्स पेपर हो चुका है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं। कितने पेपर होते हैं, कितने क्वेश्चंस का आता है, कट ऑफ वगैरह का टारगेट वगैरह आपको क्लियर है। लेकिन जिस तरीके का पेपर आया था उसके बाद कुछ चीज़ें यहाँ पर बदल जाएंगी। जीएस का पेपर डिफिकल्ट साइड आया था, जैसे हमेशा आ रहा है पिछले 2-3 बार से। हिंदी का पेपर ईजी साइड आया था और इसमें 55+ क्वेश्चन आसानी से निकाले जा सकते थे। जीएस का पेपर डिफिकल्ट साइड था, लेंदी क्वेश्चन इसमें आए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें आए और मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ लेने से या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे पहले कुछ लोग बताते थे उसको पढ़कर आरओ नहीं क्लियर किया जा सकता है। आपको सारे ही टॉपिक जो लिख करके आए आपके सिलेबस में, भारत का इतिहास हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे पर्यावरण हो, प्रौद्योगिकी हो, सबको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। करंट अफेयर अच्छे से कवर करना पड़ेगा। करंट अफेयर में सिर्फ 2-4 वही फैक्चुअल नहीं आ रहे हैं। करंट अफेयर भी आजकल इस तरीके का आ रहा है, मल्टीपल स्टेटमेंट जिसमें पूछे जा रहे हैं, जिसमें अवधारणाओं पर बात की जा रही है। कोई पुरस्कार किसी व्यक्तित्व को किस लिए मिला है, इस पर बात की जा रही है। और लगातार जो शहर उत्तर प्रदेश की न्यूज़ में रहे उसके संबंध में सवाल यहाँ पे पूछे गए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित यहाँ पे सवाल पूछे गए। इतिहास के प्रश्न सिर्फ ऐसे नहीं आ रहे हैं कि चुनी हुई किताबों के बैक साइड आपने पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर पेपर उससे हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है। तो पीवाईक्यू पर जो लोग डिपेंड करते थे, पहले ये होता था आरओ में, आज से मैं 5-6 साल पहले की अगर बात बताऊं तो उसमें कहा जाता था कि आप पीवाईक्यू पढ़ लीजिए यूपीपीएससी के, यूपीपीएससी मेंस के, आरओ मेंस के और हिंदी आप तैयार कर लीजिए, इससे आपका कट ऑफ निकल जाएगा। वो चीज़ अब सही नहीं है, इससे कट ऑफ नहीं निकल सकता है। कट ऑफ निकालने के लिए जितने क्वेश्चंस की आवश्यकता है उतने पीवाईक्यू से अब नहीं कवर किए जा सकते हैं। ये सभी ने देख लिया है और जो लोग ये मान जाएंगे वही फिर अपना कट ऑफ क्लियर करने का टारगेट भी सेट कर पाएंगे। अगर आप उसी मुगालते में अभी तक बैठे हैं कि हम पीवाईक्यू पढ़ेंगे और 2-4 मैगजीन पढ़ के जो है निकाल लेंगे एग्जाम को, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। केवल हिंदी के भरोसे भी चीज़ें नहीं की जा सकती, क्योंकि हिंदी का पेपर जो है लगातार 4-5 बार से एक जैसा ही आ रहा है और हिंदी की तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विस करा देता है। हमारे पेड ग्रुप में आए हैं अगर आप, तो अपडेटेड पीडीएफ आपको मिल जाती है, क्विज मिल जाती है। और जो लोग फ्री यूट्यूब से देखते हैं वो उससे देख करके और प्रैक्टिस कर करके कर सकते हैं 55+। तो गेम चेंजर यहाँ पर, जैसे पहले हिंदी को माना जाता था अब ऐसा नहीं रहेगा। जीएस में आपको एक ऑप्टिमम अंक यहाँ पे छूना पड़ेगा अपना कट ऑफ क्लियर करना सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि हिंदी में लगभग सभी लोग एक जैसे अंक यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। हिंदी आपकी बहुत अच्छी है तो कुछ लोग 58 तक पहुँच रहे हैं, अदरवाइज 52-53 तो अमूमन लोग ले ही आ रहे हैं। तो जीएस को आपको यहाँ पे इंप्रूव करना पड़ेगा और जीएस पर थोड़ा सा ध्यान अच्छे से केंद्रित करना पड़ेगा आपको भी। ये मैं सब आपको स्क्रॉल करते हुए दिखा रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन जो काफ़ी डिफिकल्ट लगे थे लोगों को, एकदम नए क्वेश्चन, इधर उधर आसमान से आए हुए क्वेश्चन लगे थे, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप साइमन कमीशन वाला सवाल ले लें, चाहे जो एक्ट पूछे गए थे, सब हमारे कंटेंट से किए जा सकते थे। स्टडी मटेरियल अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, जितने भी हमने नोट्स दिए थे, लिस्टिंग के नोट्स दिए थे, पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी हो गया, आप यहाँ पर सवाल अपने सही कर सकते थे। ब्रीफली आरओ की परीक्षा योजना देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो 11 फेब को हुई थी, जो कैंसिल हुई है, उसमें 2 पेपर आपके हुए थे। 140 प्रश्नों का आपका समान अध्ययन का पेपर हुआ था जो कि कठिन स्तर का था। समान हिंदी का पेपर इजी मॉडरेट साइड आया था। कुल 200 अंकों का पेपर हुआ था। पेपर आउट हो गया था तो अब इसका कोई मतलब नहीं है। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो भी बात हो, पेपर आउट हुआ, वो सब खामियां बिल्कुल मानी गई हैं और इसी वजह से परीक्षा रद्द की गई है। लेकिन जो प्रश्नों का स्तर रखा गया था, जो नवीन प्रश्न बनाए गए थे जीएस में खास करके, वो काफ़ी देखने लायक थे। और अगर आंसर की आती ऑफिशियल वाली तो उससे और कुछ अच्छी इंसाइट हमको मिल सकती थी। खैर, अगर पहली बार में अगर आप परीक्षा दे करके आपकी परीक्षा नहीं अच्छी हुई थी, आप कम तैयार किए हुए थे, तो ये उन लोगों के लिए एक तरीके से वरदान साबित हुआ है। आप अगर सीरियस हैं तो अपनी खामी पूरा कर सकते हैं और बाकी लोगों के एट पार आ सकते हैं, उनके बराबरी पर आ सकते हैं थोड़ी मेहनत करके। काफ़ी सारे लोग जिनकी परीक्षा काफ़ी अच्छी हुई थी और जरा भी जिन्होंने अनफेयर प्रैक्टिसेस का सहारा न लेते हुए अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाले थे, वह निराश भी हुए थे। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप क्या कर सकते हैं कि मेंस की तैयारी अपनी अभी शुरू कर सकते हैं और मेंस के लिए एक मजबूत बुनियाद अभी से बना सकते हैं। मेंस का भी ग्रुप हमारा शुरू हुआ है, आप उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह परंपरागत की और हिंदी निबंध की शुरू कर सकते हैं। निबंध परंपरागत और वस्तुनिष्ठ के लिए हमारा मेंस का पेड ग्रुप भी शुरू हुआ है इसी डेट पर। आप चाहें तो क्वेरी करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ऐसे वगैरह लिखवाए जाने शुरू की जा चुका है और परंपरागत के भी टास्क वगैरह की प्रैक्टिस उसमें चल रही है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपकी होती है, पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनता है और पेपर विद इन 6 मंथ जब होगा, फेब से अगर हम कैलकुलेट करें तो इसी पैटर्न पर दोबारा पेपर होगा।
इस सिलेबस पर आपको पेपर होता है, सिलेबस नहीं बदला है पिछले 10 वर्षों से, लेकिन पेपर अगर कंपेयर करें 10 वर्ष पहले का और ये जो अभी पेपर हुआ था 11 फेब वाला, इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा नवीन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे जैसे प्रश्न की गहराई है, उसी हिसाब से हमको अपने स्टडी मटेरियल को तैयार करना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल से संबंधित सूचनाएं समझ लीजिए कि जो लोग फुल पेड ग्रुप में आए हैं उनको आपको 3 ग्रुप से जोड़ा गया होगा। एक क्विज ग्रुप है, एक स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है और एक डिस्कशन या फिर डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप है। डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में कोई भी आपका डाउट है, क्विज से संबंधित डाउट है, पीवाईक्यू से संबंधित डाउट है, हमारी टेस्ट सीरीज में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आपको पीवाईक्यू नहीं समझ में आ रहा है, आरओ सिलेबस का कोई भी बिंदु आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं एडमिन से और लगातार उसमें डाउट क्लियरेंस किया जा रहा है। जो लोग केवल स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आए, आपको 2 ग्रुप में जोड़ा गया होगा। एक आपका स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप होगा और एक क्विज ग्रुप होगा प्रैक्टिस के लिए। कोई भी अपडेट होता है स्टडी मटेरियल में से तो हम वो क्विज ग्रुप में ही आपको अपडेट करके दे देते हैं। स्टडी मटेरियल ग्रुप में आपको बता दी जाए कि सामान्य हिंदी का करंट अफेयर का और सामान्य बौद्धिक क्षमता का मटेरियल एक साथ आपको पोस्ट कर दिया गया है। सामान्य बौद्धिक क्षमता में ज़्यादातर चीज़ें प्रैक्टिस वाली हैं, तो क्वेश्चंस वगैरह आपको दे दिए गए हैं, पीवाईक्यू भी और कुछ प्रैक्टिस सेट भी, उनको आप लगाइए। जैसे आरओ में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फरवरी वाले पेपर में आया था, उसी हिसाब से हमने क्वेश्चंस दे दिए हैं और भी क्वेश्चन आगे दिए जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग वाले में, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। करंट अफेयर फरवरी 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक का हमने दे दिया है, इसके आगे का आपको मिलता रहेगा। अब आपके मन में शंका तुरंत उठी होगी कि फरवरी क्या 2023 तक का पढ़ना है, क्योंकि पेपर तो नया बनने की संभावना रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर जब भी रद्द होता है या कैंसिल होता है या फिर परीक्षा तिथि आगे बढ़ जाती है, हमेशा स्टूडेंट का डिसएडवांटेज होता है। आपको दोबारा पढ़ना पड़ता है, पुराना भी पढ़ के चलना चाहिए। कई बार पुराना पेपर आ सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि नया पेपर ड्राफ्ट किया जाए। दोनों ही सिनेरियो आपको तभी पता चलते हैं जब आप एक्चुअल परीक्षा दे रहे होते हैं। कोई भी कितना भी बाबा बन के आपको ये सब चीज़ें बता रहा हो कि परीक्षा नए पेपर पे होगी या फिर पुराना ही कोई सेट दे दिया जाएगा, ये आप श्योर नहीं हो सकते हो। ना ही आपको किसी पर विश्वास करना चाहिए, चाहे हम हो या फिर कोई और। ये आपको कंफर्म करके नहीं दे सकता है कि परीक्षा में पेपर नया बन करके आएगा हिंदी और जीएस के, या फिर पुराना ही कोई सेट दे दिया जाएगा। तो करंट अफेयर आपको दोनों ही सिनेरियो में तैयार करके चलना है। अभी मैं सब एक एक करके आपकी कंफ्यूजन जो है क्लियर करता रहूँगा। जीएस से संबंधित आपको बता दी जाए, चूंकि हमने कंटेंट को अपडेट किया है, जो हमने कंटेंट दिया था आपको 11 फरवरी वाले पेपर के लिए, उसमें कुछ अपडेट्स किए गए हैं। इस वजह से जो 100 डे वाइज मॉड्यूल है उसमें अपडेट किया गया है। इस वजह से आपको सारा कंटेंट एक साथ नहीं दिया गया है, मतलब हिस्ट्री के नोट्स, ज्योग्राफी के नोट्स, पॉलिटी के सब्जेक्ट वाइज अभी नहीं दिए गए हैं। अभी 100 दिवस जो है मॉड्यूल वाइज आपको नोट्स मिलेंगे और फिर सारे मॉड्यूल को कंबाइन करके सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ बाद में दी जाएगी। आई रिपीट, अभी 100 दिवस में मॉड्यूल फॉर्म में कंटेंट मिलेगा आपको, जो आपको पढ़ना चाहिए, और आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद ग्रुप में मिलेगी। मॉड्यूल प्रतिदिन आपके ग्रुप में सुबह 10 बजे आएगा। आप इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में पढ़ सकते हैं पासवर्ड डाल करके, या फिर प्रिंट करा करके भी इसको पढ़ सकते हैं। कई सारे लोग अलग अलग पूछते हैं कि क्या आपने ग्रुप लिया था पुराना वाला, तो क्या आप उसी स्टडी मटेरियल से कंटिन्यू कर सकते हैं नया ग्रुप लेने के बाद भी? तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है। आपको इस ग्रुप में दिया गया स्टडी मटेरियल ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल में अपडेट किया गया है। मैं आपको फिर से बता दूँ, स्टडी मटेरियल में अपडेट किया गया है, इसी वजह से मॉड्यूल फॉर्म में दिया जा रहा है। और जब ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे तभी आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स आगे मिलेंगे। टेस्ट सीरीज भी नवीन यहाँ पे दी जाएगी। टेस्ट सीरीज में जो अभी एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर ड्राफ्ट किए जाएंगे, जो हमको नई चीज़ें देखने को मिली, जैसे असर्शन रीजन वाले सवाल। असर्शन और रीजन वाले सवाल 4-5 आया करते थे पहले, लेकिन अब 7 से 8 प्रश्न यहाँ पर असर्शन रीजन के देखे गए थे। तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कई सारे आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। इवन क्विज में भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे गए थे। डायरेक्ट सवाल अगर आप देखें जिसमें वन लाइनर टाइप में पूछ लेते हैं, जैसे जीन गॉटमैन वाला सवाल था या फिर किडनी स्टोन वाला सवाल था, उसको छोड़ करके हमें नहीं लगता है कि पूरे पेपर में 140 प्रश्न में कोई वन लाइनर टाइप सवाल पूछा गया था। अब पेपर का स्तर बढ़ रहा है जीएस का लगातार, आगे और भी कठिन स्तर का पेपर आप उम्मीद करिए। जरा भी ये मेरे हिसाब से अब एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए कि जीएस का पेपर इजी या मॉडरेट साइड हो सकता है। जीएस का पेपर एकदम ऐसा ही रहेगा जैसा ये एग्जाम हुआ था आपका 11 फरवरी को, उसी का राउंड रहेगा। आप कम लेवल की आशा मत ही करिए तो सही रहेगा, और इसी के हिसाब से हमको तैयारी करनी है। हिंदी का हमको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईजी या फिर ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा जैसे इस बार आया था, जैसे कि आर मेंस में आया था 2021 वाले में, या फिर 2021 वाले पेपर में आया था 5 दिसंबर को जो हुआ था 2021 में। वैसा हिंदी का पेपर जिसमें 55 करीब सरल सवाल होते हैं, 2-3 ट्रिकी टफ सवाल होते हैं और 1-2 गलत सवाल होते हैं। तो वैसा पेपर हमको हर बार उम्मीद करते हुए देखने को मिलता है हिंदी का। लेकिन जीएस का पेपर अब लगातार टफ हो रहा है, और टफ के हिसाब से ही आपको प्रैक्टिस और तैयारी करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए पेड क्विज दोबारा से यहाँ पे शुरू की गई है। नया पेड क्विज ग्रुप बनाया गया है, पुराने में नहीं जोड़ा गया है। आपने देख ही लिया होगा। अगर आप पुराने पेड ग्रुप में हैं तो आपको नए पेड ग्रुप में शिफ्ट किया गया है क्विज वाले में, और क्विज भी नवीनतम पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से कराई जा रही है। मतलब दोबारा फ्रेश क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, जिससे आप जो नया पेपर बनेगा उसके हिसाब से तैयारी कर सकें हिंदी और जीएस दोनों के लिए। टेस्ट आपको 46 कराए जाने। 10 जीएस के फुल लेंथ टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 140 प्रश्न। 10 समान हिंदी के टेस्ट होंगे फुल लेंथ, हर टेस्ट में 60 प्रश्न। 10 जीएस के सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 50 प्रश्न।
10 समान हिंदी के सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, हर टेस्ट में 50 प्रश्न, और 10 रीजनिंग के होंगे, हर टेस्ट में 50 प्रश्न। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपका कंटेंट हो जाएगा। बाकी पेड क्विज में लगातार प्रैक्टिस आपकी चल ही रही है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? पहले जैसे आपने देखा होगा हमारे पहले के स्ट्रैटेजी वीडियो जो फरवरी में हुए एग्जाम से पहले आपने देखे होंगे, उसमें हम हमेशा 135 140 के अराउंड बात करते थे कि 140 के अराउंड आपको फिगर सोच करके दिमाग में तैयारी करनी है। लेकिन अब ये फिगर इस तरीके से नहीं हो सकता है, क्योंकि पेपर, मैंने कहा कि जीएस का पेपर टफ ही आ रहा है। ईजी साइड आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। इवन आप कंपेयर कर सकते हैं जो प्रीलिम्स वाला पेपर है, सिर्फ जीएस वाले की अगर बात करें तो जीएस वाला पेपर आप उठा के देख लीजिए, और यूपीपीएससी प्रीलिम्स अपर का जो पेपर होता है उसको उठा करके देख लीजिए आप। उसमें कठिनाई स्तर में अंतर देखने को मिलेगा। आरओ एरो का पेपर आपको ज़्यादा टफ और ट्रिकी लगेगा, क्योंकि इसमें लंदी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, कंसेप्चुअल भी आ रहे हैं, ट्रिकी भी आ रहे हैं, और मैचिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, असर्शन रीजन वाले सवाल अब आने लग रहे हैं। तो जीएस में जो हम अराउंड सोच करके चलते थे 85 के अराउंड मार्क्स, वो उतना नहीं हो पाएगा। अब आपको फ्रेश टारगेट यहाँ पर बनाना है कि हिंदी का जैसे पेपर आ रहा है, हिंदी का जैसा पेपर लगातार 3-4 वर्षों से पूछा जा रहा है प्रीलिम्स में 3-4 बार से, तो 55 से 56 अराउंड आपको टारगेट रखना है। इसमें 57 से 58 भी हो सकता है अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो। अगर आप कठिन वाले सवाल भी कर सकते हैं, क्योंकि 3-4 सवाल इसमें कठिन वाले भी होते हैं। 1-2 सवाल गलत होते हैं हमेशा की तरह। इस बार भी जो पेपर कैंसिल हुआ है, इसमें एक हिंदी का जो एक प्रश्न था उसमें 2 उत्तर सही हो सकते थे। तो 1-2 सवाल डिस्प्यूटेड होते हैं। 58 में से 55-56 लाने की तैयारी कर सकते हैं, और बिल्कुल ला जा सकते हैं। आपको करना यही है कि जो पीडीएफ आपको दी गई है हिंदी की, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए दोबारा से। सारे पेड क्विज के क्वेश्चंस लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज के सवाल लगा लीजिए। 55, 56, 57 नंबर आप आसानी से ले आएंगे। और ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ बोली जा रही है। कई सारे लोग इवन सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख करके 55, 56, 57 ला रहे थे। आपको तो प्रैक्टिस सपोर्ट भी दिया जा रहा है। जीएस की बात कर लें। जीएस में हम जहाँ पर बात करते थे एग्जाम से पहले कि 85 के अराउंड आपको टारगेट करना चाहिए। 85 अब थोड़ा सा अनरियलिस्टिक टारगेट है। कुछ लोग ला भी सकते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल से इतने प्रश्न तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन कई बार आपकी तैयारी नहीं होती है, आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन में फंस जाते हैं, सर्सन रीजन में फंस जाते हैं। तो 65 से 70 एक स्वीट स्पॉट है। 65 से 70 अगर आप निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें 13-14 तो रीजनिंग वाले ही होते हैं, 13-14-15। तो रीजनिंग में अगर आप 12-13 प्रश्न निकाल लेगा अच्छी प्रैक्टिस करके, आपको जीएस में बचे हुए प्रश्नों में सिर्फ 55 के अराउंड सही करके लाना है। निगेटिव मार्किंग हटा करके 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो आपको करीब 65 से 70 सही प्रश्नों का टारगेट रखना है, निगेटिव मार्किंग हटा करके, और इतना अगर आप कर लेगा, जो बिल्कुल किया जा सकता है। कठिन स्तर के प्रश्न आपको सही करने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ सोचें कि सरल वाले करके ले जाएंगे, तो सरल प्रश्नों की संख्या अब उतनी बची नहीं जिससे कट ऑफ निकाला जा सके। पहले सब चीज़ें अलग होती थी, पेपर आधा डिफिकल्ट आधा ईजी होता था, ईजी वाले प्रश्न करके आप कट ऑफ निकाल लेते थे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। आयोग आपसे करवाएगा कठिन क्वेश्चन जो लोग अटेम्प्ट करेंगे वही बाजी मारेंगे। अब बाकी सब तो मैं आपको बता चुका हूँ किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं पेपर में, लेकिन अभी जो ये कैंसिल हुआ है पेपर, इसको देख लेते हैं पहले। इसमें आप देखिए वही पैटर्न रिपीट हुआ है। हिस्ट्री के 18 से 20 सवाल आते हैं हर बार। इस बार भी 18 से प्रश्न यहाँ पर आए थे हिस्ट्री के। ज्योग्राफी के 25 प्रश्न इसमें आए थे। ज्योग्राफी के प्रश्न अवश्य संभावी भी होते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में देखिए एक कारण है इसका। ज्योग्राफी में भारत का भूगोल, वैश्विक भूगोल तो है ही, लेकिन इसमें वाणिज्य जैसे पूछा जाता है। तो वाणिज्य सिर्फ वाणिज्य नहीं पूछते हैं कि भाई प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, कई बार उसको लिंक कर देते हैं। जैसे जूट वाला सवाल आपने देखा होगा, जूट वाला सवाल जो क्रांति से एसोसिएट करके उसने पूछा था। तो वाणिज्य व्यापार वाला भी ज्योग्राफी से लिंक हो जाता है, ये वाला हो गया। तो इस वजह से ज्योग्राफी क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। और कई बार कृषि वाली चीज़ें ज्योग्राफी से लिंक कर दी जाती हैं, जैसे कृषि में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत है, ये वाला जो प्रश्न आया था। या फिर जो कृषि प्रौद्योगिकी के संबंधित एक प्रश्न आया था, वो भी ज्योग्राफी से लिंक करके पूछा था। सॉइल वाले जो प्रश्न आते हैं कई बार, तो इस तरीके से ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा हो जाता है। फिर पॉलिटी के 10 सवाल इसमें आए थे, 15 तक भी हो सकते हैं। जब 15 होंगे तो ज्योग्राफी का वेटेज थोड़ा कम हो जाएगा। इकोनॉमी में 6 प्रश्न इसमें आए थे। इकोनॉमी स्टैटिक भी आया था, इकोनॉमी करंट अफेयर भी आया था, इसमें हम लोग कह सकते हैं। साइंस के यहाँ पे 15 सवाल आए थे हमेशा की तरह। पर्यावरण से एक प्रश्न आया था जो कोर पर्यावरण का था। पर्यावरण प्रौद्योगिकी वाला सवाल हमने इसमें ज्योग्राफी में इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग के 15 सवाल इसमें आए थे हमेशा की तरह। करंट अफेयर के 18 प्रश्न इसमें आए थे, नेशनल इंटरनेशनल और यूपी करंट अलग है। यूपी करंट अफेयर के 2 अलग आए थे इसमें। तो कुल मिलाकर करंट अफेयर के 20 प्रश्न हुए। मिसलेनियस की बात करें तो 12 प्रश्न इसमें हो गए। एग्रीकल्चर के कोर एग्रीकल्चर के 5 प्रश्न इसमें आए थे ज्योग्राफी के अलावा। यूपी जीके के 9 प्रश्न इसमें आए थे, और आर्ट कल्चर के 4 प्रश्न इसमें आए थे। तो इस तरीके से है इसमें। यूपीपीएससी मेंस, यूपीपीएससी प्रीलिम्स वाला पेपर जो है ऑब्जेक्टिव वाला, जीएस वाला, इसी वजह से कम डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें देखिए यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है, आर्ट कल्चर का वेटेज ज़्यादा हो गया, और एग्रीकल्चर। ये सारे टॉपिक यूपीपीएससी प्रीलिम्स अपर में कम पूछे जाते हैं। सब मिला के 4-5 प्रश्न आते हैं उसमें। लेकिन इसमें देखिए 5, 9, 5, 14, 14, 2, 16, 16, 4, 18 अलग तरीके के प्रश्न इसमें आते हैं। इस वजह से आरओ का जो प्रीलिम्स का जीएस पेपर है वो डिफिकल्ट माना जाता है कंपैरिजन टू यूपीपीएससी प्रीलिम्स अपर।
ये दिखाने का ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको इसी के पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी है। थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। 25 सवाल आए थे ज्योग्राफी के, ये 19 से 20 भी रह सकते हैं, लेकिन वेटेज फिर पॉलिटी में शिफ्ट हो जाएगा, इकोनॉमी में शिफ्ट हो सकता है, एनवायरमेंट में शिफ्ट हो सकता है, मिसलेनियस में शिफ्ट हो सकता है। तो इसी के अराउंड आपको तैयारी करनी है। मतलब कोई भी विषय आपको लीव नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे कुछ लोग आपको बताते रहते हैं यूट्यूब में कि फलां किताबें, सिर्फ ये 3 किताबें पढ़ करके मेरे 160 नंबर आ गए 200 में, जो कि सफ़ेद झूठ होता है। ऐसा नहीं होता है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इसको 3 किताबों में लाया नहीं जा सकता है। 4 किताबों में, 5 किताबों में इसको लाया नहीं जा सकता। इस वजह से हर टॉपिक का आपको अलग पीडीएफ ग्रुप में दिया गया है। जैसे गवर्नमेंट स्कीम हो गया, स्कीम अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसमें हमने स्कीम अलग से नहीं जोड़ा है। अगर स्कीम की बात करें, 3-4 सवाल हर बार स्कीम से एसोसिएटेड आते हैं, चाहे वो यूपी की स्कीम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, उससे क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट कमिटीज़ होती हैं, कई सारी समिति बनती हैं, उससे संबंधित प्रश्न इस बार तो नहीं आए, लेकिन आपका जो री एग्ज़ाम होगा उसमें आ सकता है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जो ये यूट्यूब थंबनेल आती रहती हैं, आपके भी कई बार रिकमेंडेशन में आई होंगी कि सिर्फ 3 किताबें पढ़ करके फला व्यक्ति टॉपर बन गए। ये सब चीज़ें नहीं काम करती हैं। आपको पूरे सिलेबस में से पढ़ना पड़ेगा। आप पूरा यूपी जीके छोड़ देंगे, नुकसान है। पूरा आर्ट कल्चर छोड़ देंगे, नुकसान है। करंट यूपी जीके अगर छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ करके चलना है। और जो मैंने आपको मार्क बताया, 65-70 अंक इसी वजह से सिलाए जा सकते हैं अगर आप पूरा सिलेबस कवर करते हैं। देखिए, कई लोग जो है अनरियलिस्टिक स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी ज्योग्राफी या हिस्ट्री बहुत अच्छी है तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाल लूंगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। पैटर्न इस तरीके का है इस समय कि जितने भी सेक्शन से जितने प्रश्न होंगे, मान लीजिए इतिहास के सवाल हैं, तो इतिहास में ऐसा होगा कि करीब 10 सवाल जो है सरल वाले होंगे और 4 सवाल कठिन स्तर के होंगे। 1-2 सवाल ऐसे होंगे जिसके उत्तर आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे, जो आप कर ही नहीं पाएंगे, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से सभी सेक्शन में होता है। सारे सवाल किसी भी एक सेक्शन के इजी नहीं होते हैं, सारे सवाल किसी भी एक सेक्शन के कठिन नहीं होते हैं। करंट अफेयर के भी कुछ सवाल ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट साइड होंगे। आर्ट कल्चर का भी 1-2 डिफिकल्ट हो सकता है। एनवायरनमेंट का हो सकता है डिफिकल्ट वाला सवाल आ जाए जो आपको छोड़ना पड़े। तो ऐसे में फ़ायदे में वही लोग रहते हैं जो पूरा सिलेबस तैयार करते हैं। पूरे सिलेबस में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने हैं। किसी भी सब्जेक्ट में एक्सीलेंस की तरफ मत भागिए, क्योंकि चाहे आप जितने एक्सीलेंट हो जाएं, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे किसी भी एक सब्जेक्ट में जो आप नहीं कर पा रहे होंगे। अभी देखिए, पुराना लिखा हुआ 145 प्लस लाने हैं। अभी स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगी, क्योंकि 145 हमारा टारगेट है नहीं। हमारा टारगेट जो है 125 से 130 के राउंड है। यूआर का कट ऑफ अगर आपको निकालना है तो दोनों सब्जेक्ट मिला करके हिंदी और जीएस आपको 125 से 130 का टारगेट रखना चाहिए। अगर पेपर इसी स्तर का आता है तो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर पेपर इसी स्तर का आता है जीएस का, तो 125 से 130 के राउंड आपका हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए पेपर थोड़ा सा ईजी साइड आता है, तब आपको 140 से 145 टारगेट करना होगा। जो लोग प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी इस तरीके से कर रहे हैं कि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ लोग एग्जाम स्किप भी करे थे, नहीं जा पाए थे, आपकी तैयारी नहीं थी, या फिर किन्हीं कार्डों से अपीयर नहीं हो पाए और अब दोबारा आपको सेकंड चांस जिंदगी ने दिया है, तो ये काम करना है आपको। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही कंटेंट पढ़िए, इधर उधर की लाइव क्लास और फर्जी चीज़ों के चक्कर मत पढ़िए, अदरवाइज फिर से आरओ का एग्जाम आपका नहीं निकल पाएगा। एक बार तो कुदरत ने मौका दे दिया, लेकिन अब बार बार नहीं मौका मिलेगा। आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ही कंटेंट पढ़ना है, खासकर जीएस वाला, और हिंदी वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हिंदी से तो हमारे 58 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ये सब प्रूफ वगैरह हम दे चुके हैं। हिंदी वाला मैं देना भी जरूर नहीं समझ रहा हूँ, आपको हमने दे दिया फ्री वाले टेलीग्राम में, आप मिला सकते हैं। हु बहू क्वेश्चन, क्विज के क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, और जो हमारे स्टडी मटेरियल में जो दिए गए वर्ड्स हैं वो पूछे गए हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म में। सभी सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है। जिनसे अधिक प्रश्न बनते हैं उन्हें और अच्छे से तैयार करिए। जैसे करंट अफेयर हो गया, जैसे हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया, ज्योग्राफी वाला हो गया और पॉलिटी वाला हो गया, इनको अच्छे से तैयार करना है। मान लीजिए आर्ट कल्चर है, आपको ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पर या तो आपके पास हिस्ट्री तैयार करने का समय या फिर आर्ट कल्चर, तब आप हिस्ट्री को प्रेफरेंस दीजिए। अभी वैसे समय है, सब कुछ तैयार किया जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको प्रायोरिटी देनी है तो उन्हीं टॉपिक्स को दीजिए लास्ट मोमेंट में, जब एक माह बचा हो या फिर 2 सप्ताह बचे हो एग्जाम के लिए, तब आप उन्हीं सब्जेक्ट पर फोकस करिए जो आपको ज़्यादा क्वेश्चन सही करवाने में हेल्प करेंंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के प्रैक्टिस रिसोर्सेज को आपको कंप्लीट करना है। जितने भी क्विज में क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको सब अटेम्प्ट करने हैं, जितना भी टेस्ट सीरीज में कराया जाएगा सब अटेम्प्ट करके जाना है। पीवाईक्यू सिलेबस का एक भाग है, पूरा सिलेबस नहीं है। मैंने पहले क्लियर कर दिया है वीडियो के प्रथम हिस्से में कि सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के 4, 5, 6, 10 प्रश्न आप निकाल सकते हैं, उससे कट ऑफ नहीं निकलेगा जीएस का। सिलेबस का भाग है, सिलेबस समझने में आपको हेल्प करेगा, आपको कंटेंट कई बार समझने में हेल्प करता है। 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते, 2-4 सवाल रिपीट होते हैं, लेकिन उससे पूरा कट ऑफ नहीं निकाला जा सकता है। और पीवाईक्यू पढ़ना कैसे है? पीवाईक्यू जो हमने कंपाइल करके दिया है, जो पेड ग्रुप में आपको पीडीएफ दी है, उसी से पढ़िए। इधर उधर की बुक लाए होंगे मोटे मोटे पेजेस की, 700, 800, 900 पेजेस की, उसको हटा दीजिए। सिर्फ वो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं। उसमें अदर स्टेट पीसेस का भी दे दिया है, कई बार छत्तीसगढ़ पीसेस की चीज़ें दे दी हैं, अन्य जगह की दे दी हैं, बिहार पीसेस की, जो जरूरी नहीं है आपके लिए। कैंसल्ड पेपर से ये सीख मिलती है कि जीएस गेम चेंजर है। इसमें अगर आपको पेपर देखने को मिलता है, मैंने बताया कि 65 सवाल करीब आपको सही करने का टारगेट रखना है अगर इसी स्तर का पेपर आता है तो, और इसे 80-85 तक ले जाना है अगर मॉडरेट साइड या इजी साइड पेपर आ जाता है तो।
कैंसल्ड पेपर से समझना होगा कि हम डिफिकल्ट लेवल की जीएस एक्सपेक्ट करके चलिए, क्योंकि लगातार 3-4 वर्षों से तो हम देख ही रहे हैं जितने भी आरओ प्रीलिम्स या मेंस हुए हैं, जीएस का पेपर डिफिकल्ट साइड रहता है, हिंदी इजी साइड रहता है। डेली 6 से 7 घंटे यहाँ पर पढ़ना होगा, ये काम आपका है। इसमें कोई इंस्टीट्यूट, कोई लाइव क्लास, कोई रिकॉर्डेड क्लास, कोई हमारा इंस्टीट्यूट या कोई अदर इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। कोई प्राइवेट ट्यूशन आपको 6 से 7 घंटे डेली पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। कोई क्लास देगा चला जाएगा, हमने भी यहाँ पर कंटेंट दिया, आपको क्विज कराएंगे हम लोग, लेकिन अटेम्प्ट तो आप ही को करना पड़ेगा। स्टडीज़ में 6 से 7 घंटे का समय देना होगा। चुनावी माहौल वैसे भी चल रहा है, तरह तरह की चीज़ें आपके व्हाट्सएप मैसेज में आ रही होंगी, तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन जैसे नेता अपनी तैयारी करने में जुटे हुए हैं, उनका भी एग्जाम है, तो उस तरीके से आपका भी परीक्षा है। आपको सीरियसली यहाँ पे जुटना पड़ेगा। जो जो खामियां थी उनको दूर करने का एक तरीके से सेकंड चांस जिंदगी ने दिया है। अब पता नहीं वैकेंसी कब अनाउंस होगी आरओ की, ये सोच करके आप तैयारी में जुट जाइए बिल्कुल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जितना भी कंटेंट है, हिंदी का, जीएस का, प्रैक्टिस रिसोर्सेज, अगर आपने एक बार पढ़ के 2 बार रिवाइज कर लिया तो आपको कट ऑफ निकालने से कोई रोक नहीं सकता। ये आप मान के चलिए, चाहे जैसा पेपर आ जाए, चाहे 11 फेब से भी टफ पेपर आ जाए, आप अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कट ऑफ भर के निकाल लेंगे अगर आप स्टडी करेंगे डेली 6 से 7 घंटे, और हमारे कंटेंट को कम से कम एक बार पढ़ के और 2 बार रिवाइज कर लेंगे अगर। बाकी ग्रुप को लगातार फॉलो करते रहिए। ये स्ट्रैटेजी वीडियो पहला है, लेकिन आगे भी कुछ इंसाइट हम आपको देते रहेंगे। जो प्रिय सदस्य हमारे फुल पेड ग्रुप के भाग हैं, या फिर जिन्होंने ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप ज्वाइन किया, ये आपका टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान है। 1 जून से शुरू होकर के टेस्ट आपके फाइनली फिनिश होंगे 6 जुलाई को, और रीजनिंग के टेस्ट 10 अप्रैल शुरू होकर 9 जून को यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। ये टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान पूरा टेंटेटिव टाइम प्लान है, यानी कि अगर परीक्षा तिथि इससे पहले की होती है आयोग के द्वारा, तो सारे टेस्ट यहाँ पर प्रीपोन किए जाएंगे, एक नवीन शेड्यूल आपको दिया जाएगा। बाकी ये डे वाइज मॉड्यूल का टाइम प्लान है, इसको नोट करिए। 9 अप्रैल से पहला मॉड्यूल आपको 10 बजे मिलना शुरू हो जाएगा। पहले सामान्य विज्ञान का, फिर दूसरा भारत का इतिहास का, फिर भारतीय राज्यव्यवस्था का, फिर पर्यावरण का, फिर सामान्य विज्ञान का, फिर भारत का इतिहास का, फिर राज्यव्यवस्था का, फिर पर्यावरण का। इस तरीके से आगे चलता रहेगा, और आपका फाइनली ये मॉड्यूल फिनिश हो रहे हैं 6 जुलाई को, नहीं एक्चुअली ये 17 जुलाई को फिनिश हो रहा है, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज PDF मिल जाएगी। और अगर परीक्षा तिथि पहले से आ जाती है तो मॉड्यूल आपको चलते रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज PDF आपको पहले ही मिल जाएगी, तो इससे आप बेफिक्र रहिए। कई सारे सदस्य पूछते हैं कि ये सब कुछ तैयार कैसे होगा। ये तैयार इस तरीके से होगा जिससे जैसे बाकी लोग करते हैं, सिलेक्ट होने वाले लोग, आपको कंटेंट दिया गया है, आपको अलग से कुछ कहीं से नहीं पढ़ना होगा। जितना भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, यूपी जीके, यूपी करंट, सब जो कवर करना है, गवर्नमेंट स्कीम जो कवर करना है, वो आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। पहले मॉड्यूल फॉर्म में आएगा, आप मॉड्यूल पढ़ते रहिए, और फिर सब्जेक्ट वाइज फॉर्म में आएगा। आपको क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करनी है। जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस होंगे कई सारे, कितनी सारी टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं वो हमने बता दिया। पेड क्विज के क्वेश्चन तो आप तुरंत ही एक्सेस कर सकते हैं ग्रुप ज्वाइन करते ही, तो ये आपका प्रैक्टिस रिसोर्स हो गए, और फिर आपको करना है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। इसी तरीके से आरओ पेपर की तैयारी होती है। आरओ का पेपर जो है, प्रीलिम्स और मेंस सब मिलाकर अगर देखें तो किसी नॉर्मल स्टेट पीसीएस से कम नहीं माना जा सकता है। स्टेट पीसीएस में, किसी भी स्टेट पीसीएस अगर आप देखें तो उसमें मेंस एग्जाम ज़्यादा होते हैं। इसमें 4 पेपर हैं खाली, उसमें भी 2 ऑब्जेक्टिव हैं, तो उस नज़रिए से देख सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल परीक्षा की बात करें, परीक्षा का जो स्तर है, इसको वनडे एग्जाम का स्तर बिल्कुल नहीं माना जा सकता है कि किसी लाइव क्लास करके या फिर 2-4 किताबें पढ़ करके, एक मैगजीन पढ़ करके आपका हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आरओ के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने जैसे तैयार कराया 2016 में, 2016 करी एग्जाम में, फिर 2017 के लिए मेंस में, और फिर 2021 की वैकेंसी में जो कई सारे लोग हमारे सिलेक्ट हुए थे, वो यही सब फॉलो करके सिलेक्ट हुए थे। मैं एक का नाम किसी का नहीं लूँगा, अदरवाइज़ काफ़ी सारे लोग बुरा मान जाते हैं। उनके इंटरव्यू वगैरह आप देख सकते हैं। इसी तरीके से वह लोग भी पढ़े हैं, उसी तरीके से सिलेक्ट हुए हैं, और इसी तरीके से आपको भी करना है। जो कंटेंट आपको दिया गया है, इसको आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है यूपीपीएससी के द्वारा, चाहे वो यूपीपीसीएस का अपर हो, जैसे पहले यूपीपीएससी के कुछ मेंस पेपर भी हुआ करते थे, अब तो मेंस सब्जेक्टिव हो गए हैं, रिटन वाले हो गए हैं। आरओ मेंस में भी जीएस पेपर ऑब्जेक्टिव ही है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर हिंदी का भी है, आलेखन वाले पेपर अलग हैं, उसकी प्रैक्टिस चल रही है मेंस वाले ग्रुप में। आप ज्वाइन करके चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपका प्रीलिम्स का लगभग सब कुछ तैयार हो चुका है। जो लोग प्रीलिम्स में ही अटके हुए हैं, समझिए कि आपको पढ़ करके चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी। लाइव क्लास वाला झुंझुना इसमें नहीं चलेगा। लाइव क्लासेस जो है किसी छोटे मोटे एग्जाम के लिए, या फिर जिसमें एक पन्ने का सिलेबस होता है, छोटा सा पेपर बन के आता है एक दिन में जो पेपर होता है, या फिर कोई ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, उसकी तैयारी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आरओ के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स अपर वाले पेपर में, मेंस वाले पेपर में लाइव क्लासेस वगैरह काम नहीं करेगी, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी कोई ज़्यादा हम रिकमेंड नहीं करते हैं। ये पहला ही क्लास या फिर वीडियो है जो हम दिया करते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियो, इसी को आपको देखना पड़ता है। उसके बाद सारी चीज़ें सेल्फ स्टडी, सेल्फ एनालिसिस, प्रैक्टिस और मल्टीपल रिवीजन पर ही आधारित होती है।
कहने का आशा है कि जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं मॉड्यूल वाइज, इसको आपको स्टडी करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर लगातार करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, बीच बीच में जो आपको इनसाइट दिए जाते रहेंगे ग्रुप में उसको फॉलो करना है, और इसी तरीके से फाइनली आपकी तैयारी होगी। करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। करंट अफेयर के लिए जैसे हमने बताया कि जब भी पेपर कैंसिल होता है थोड़ा सा यहाँ पर संशय बना रहता है, पुराना भी आपको पढ़ना पड़ता है, नया वाला भी। अब इसका एक रेमेडी ये है कि जैसे हम यहाँ पर जुलाई अगस्त को मान के चल रहे हैं पेपर हो सकता है, तो आप ये करिए कि पीछे से नहीं पढ़िए, अब आप आगे से पीछे की तरफ जाइए। जैसे लास्ट करंट अफेयर जो आपके ग्रुप में दिया गया है मार्च का दिया गया, मार्च 2024 का। अब आप पढ़िए फेब का, फेब 2024 पढ़िए, मंथ वाइज आपको पढ़ना है। फिर आपको जनवरी वाला पढ़ना चाहिए, फिर जाना चाहिए दिसंबर की तरफ, फिर नवंबर आपको पढ़ना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए आपको अक्टूबर वाला। इस तरीके से तैयारी करिए, और जब तक ये आप कवर कर रहे होंगे आपको बता दी जाएगा कहाँ तक आपको रोक देना है। अभी आपको फेब तक का हमने दिया हुआ है, अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो सकता है आपको, आप अभी फेब तक नहीं पढ़िए, जुलाई 2023 तक का पढ़ के रख लीजिए आप। जैसे ही एग्जाम डेट वगैरह कुछ क्लियर होती है, एग्जाम डेट क्लियर होने पर एग्जाम से 15-20 दिवस पहले हम लोग एक कंबाइंड पीडीएफ देते हैं। जैसे अपना हमने दिया था 11 फेब वाले ग्रुप को भी, 11 फेब वाले ग्रुप को आई थिंक 25 जनवरी को पीडीएफ मिल गई थी, एक्चुअली 22 जनवरी को, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था, आपको पीडीएफ दे दी गई थी एक साथ कंबाइन करके, जितना भी आपको करंट अफेयर कवर करना था 11 फेब के लिए, और उसी में से क्वेश्चंस आए भी हैं, ये प्रूफ वगैरह सब हम दे चुके हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी आपको करंट अफेयर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अभी आप क्या करिए, जैसे हमने बताया मार्च 2024 से पीछे जाते हुए एटलीस्ट आप लोग जुलाई अगस्त 2023 तक का तैयार करके रख लीजिए। उसके पहले का जितना भी जरूरी वाला तैयार करना है उसका कंबाइन करके एक पीडीएफ आपको ग्रुप में दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि जितना कंटेंट हमने दिया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार पढ़ करके आपने 2 बार रिवाइज कर लिया, डेली 6 से 7 घंटे करेंगे तो बिल्कुल किया जा सकता है, अभी भी काफ़ी समय आपके पास बचा है, तो कट ऑफ भर का आप इसमें कर लेंगे। कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जा सकते हैं एग्जाम में, ये बात आपको भी पता होनी चाहिए, जो लोग दे चुके हैं कई बार एग्जाम यूपीएससी का, आपको पता है कुछ प्रश्न तो डिफिकल्ट बनाने के चक्कर में आयोग खुद ही गलत कर देता है, कुछ प्रश्न के उत्तर सिर्फ आयोग की में ही पता चलते हैं, कुछ प्रश्न अनडुएबल होते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, तो कुछ प्रश्नों को छोड़ना ही पड़ता है। इसी वजह से हमारा टारगेट जो है 140 में से कितना मैंने आपको बताया, ये वाले में 65 से 70 भी अगर आप निकाल ले गए इस लेवल के पेपर में, 65 ही अगर आप निकाल लेगा, और उधर आपने 56-57 यहाँ पे स्कोर कर लिए, जो बिल्कुल किए जा सकते हैं हिंदी में हमारे पीडीएफ से, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्स को फॉलो करके, तो अब भी आपका कट ऑफ यहाँ पर निकल जाएगा 125 से 130 के बीच जो हम लोग सोच रहे हैं। अब 2 तरीके से आप लोग डेली 6-7 घंटे पढ़ सकते हैं। पहले तो आपको पहले 100 दिवस मॉड्यूल वाइज स्टडी करना है, और फिर सब्जेक्ट वाइज जब मॉड्यूल खत्म हो जाएंगे, तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्लान बनाइए। डेली मॉड्यूल पढ़ने में आपको कम से कम 2 घंटे यहाँ पर लग सकते हैं। अगर आप पहले पढ़े हुए हैं हमारे ही बैच से तो आपको कम समय लगेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पर करनी चाहिए। कम से कम जो पीवाईक्यू और हमने जो प्रैक्टिस सेट दी है वो एटलीस्ट जरूर लगा कर रख लीजिए। 100 दिवस जो शुरू के हैं उसमें सब काम आसानी से हो जाएगा। हिंदी में 45 मिनट यहाँ पर रिवीजन करिए पीडीएफ का, क्योंकि कई सारे तत्सम तद्भव हैं, विलोम शब्द लर्न करने के लिए हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, पर्यायवाची तैयार करने वाली चीज़ है। जब तक आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करेंगे आप भूल सकते हैं। और हिंदी के साथ पेड क्विज जो है आपको जरूर करना है। पेड क्विज में क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं उसको करते रहिए। पेड क्विज में जीएस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको अटेम्प्ट करते रहिए। करंट अफेयर डेली 30 मिनट अगर करेंगे तो जितना हमने टारगेट रखा मार्च से लेकर पिछला आप तैयार कर लेंगे जितना जरूरी है, और आगे भी जो आता रहेगा मंथ वाइज वो आप तैयार करते रहेंगे। रिमेनिंग टाइम जो है रिवीजन करिए, क्विज प्रैक्टिस करिए, और पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, पीवाईक्यू इसमें जोड़ लीजिए। इस तरीके से डेली प्रिपरेशन होगी। 6-7 घंटे डेली ऑप्टिमम आपको यहाँ पे निकालना चाहिए जब तक एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हो जाती, और फिर आगे का ओरिएंटेशन ग्रुप में बता दी जाएगा। सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो लगातार रिवाइज फिर आपको करना पड़ेगा। आप अपनी ईज के हिसाब से डेली 2-2, 3-3 सब्जेक्ट लेकर के रिवाइज करिए, जैसा आपने फेब वाले पेपर के लिए किया था। तो इस तरीके से तैयारी कर रही हैं। किसी भी फर्जी चीज़ को अपनी स्टडी आवर्स से अवॉइड करिए। फर्जी कोई लाइव क्लास देख रहे हैं जिसमें एक टॉपिक को, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को 3-3 घंटे पढ़ाया जा रहा है, वो सब अवॉइड करिए। 3 घंटे में आप पूरी यूपी जीके की पीडीएफ जहाँ पर रिवाइज कर सकेंगे हमारी, और जिससे मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है, उसकी जगह अगर आप किसी भी फर्जी लाइव क्लास के चक्कर में पढ़ेंगे तो उसमें आपका नुकसान होगा। मैंने बताया कि आपको तथ्यों की तैयारी करनी है। तथ्यों की तैयारी इस तरीके से, इस माइंडसेट के साथ आपको लेकर के चलना है। कुछ चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें यहाँ पे लर्न भी करनी पड़ सकती हैं। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर अब 2 तरीके का पेपर बन रहा है। मतलब एक ही पेपर में आपके जीएस वाले में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, फैक्चुअल भी होंगे, लेंदी क्वेश्चंस भी होंगे, टफ और ट्रिकी क्वेश्चंस भी होंगे।
तो हमारे एग्जाम में जैसे पीवाईक्यू में आया है उसी हिसाब से आप तथ्यों को तैयार करते हुए माइंडसेट बनाइए। जैसे कब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको कब पर बहुत फोकस करना है। जैसे प्रश्न भी आए क्रोनोलॉजी में लगाने को आए, एक लेक्स लोकाई एक्ट उसमें पूछा गया और 3 एक्ट और थे। तो अगर आपको लेक्स लोकाई एक्ट का पता होता, एक और किसी एक्ट का पता होता किस वर्ष में पारित हुआ है, तो आप उसको सही क्रोनोलॉजी में लगा सकते थे। और किस मुगल शासक का कौन सा नंबर है, कौन किसका पुत्र है, कौन किसके बाद आता है, वो अगर क्रम पता होता तो आप कर लेते। मुगल वाला भी कहाँ वेन्यू वाला इसमें पूछा जाता है, स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ पे हुई थी, इंदौर में हुई थी। या फिर कोई पुस्तक मेला कहाँ पे लगा, कोई युवा महोत्सव कहाँ पे हुआ। ये सब क्या पर फोकस किया जाता है, कोई चीज़ क्या है, किस चीज़ की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, मेगापोलिस की अवधारणा जीन गॉटमैन ने दी थी। ये सब चीज़ें क्या में ये पूछ सकते हैं कि भाई जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से सवाल आया था, उसमें 2 चीज़ें पूछी गई थी, 2 स्टेटमेंट बेसिकली थे, उसमें बताना था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किन किन लोगों को आच्छादित करता है। उसमें लिखा था सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो वो आपको पता होता अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किन किन चीज़ों के संरक्षण की बात कही गई है तो आप कर सकते थे। क्यों और कैसे वाली चीज़ पहले बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हम लोग मानते थे, लेकिन अब जैसे जैसे कथन और कारण वाले सवालों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमको देखना पड़ेगा किसी व्यक्ति को कोई अवार्ड क्यों मिला है, ठीक है। कोई स्कीम किस लिए लाई गई है, उसका उद्देश्य क्या है। जैसे सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जो है किस लिए लाया गया है, उसमें क्या क्या करेंगे, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अन्य संबंधित जानकारी जैसे कई सारे तथ्य किसी भी विषय वस्तु के बारे में जुड़े हो सकते हैं, उसकी जानकारी इकट्ठा करना आपका काम होता है। इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, तो ये पूरा टैबुलर फॉर्म में जो कई सारा डेटा दिया होता है उसकी तैयारी से आप इसको कर सकते हैं। टैबुलर डेटा का मतलब हो गया कि जैसे कंट्री कैपिटल से 2 सवाल इस बार आए थे, कौन सा देश कौन किसकी राजधानी है, कौन सा पहाड़ पर्वत किस जो है नदी के पास है, कौन सा लोकल विंड स्थानीय पवन किस देश में बहती है, किस क्षेत्र में बहती है, कौन सा वोल्केनो कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, कौन सा ट्रेंच यानी गर्त कहाँ पे मिलता है। और करंट वाली चीज़ें हो गई, ओशन करंट वाली चीज़ हो गई, मानसून से संबंधित जो तथ्य होते हैं कई सारे, ये वाली चीज़। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है। विषय वस्तु कैसे तैयार होगी, थोड़ा थोड़ा पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे सब समझ में आएगा, और खुद से करेंगे तभी बेहतर परिणाम आपको मिलते हैं। कोई लाइव क्लास में ये चीज़ समझा दे, मैं आपको समझा दूं, उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा जब तक आप खुद तथ्यों को नहीं इस माइंडसेट के साथ तैयार करेंगे। देखिए पेड क्विज में भी वैसे ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जैसे आजकल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, उसमें पूछा गया केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले सवाल, इसमें मैचिंग वाले सवाल इसमें लगातार आपको कराए जा रहे हैं। तो तथ्यों की तैयारी आप कर सकें, तथ्यों को भूलें नहीं, इस वजह से लगातार प्रैक्टिस वैसे करना चाहिए। जैसा पेपर में आता है उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस इसमें कराई जाएगी। प्रथम क्वेश्चन तक अगर आपको पहुंचना है तो ये आपका पिंड मैसेज है, ये आपके डिवाइस में कभी बीच में होता है कभी किनारे होता है, इस पर हल्का सा टच कर देंगे। टच करने के बाद आपको इसमें डे वाइज क्विज का पूरा लिंक मिल जाएगा। मान लीजिए जीके का आपको करना है, आपको सामान्य हिंदी करना है, तो इस तरीके से आपको इसमें जिस भी लिंक पर क्लिक करेंगे उसमें आ जाएंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी किसकी है, तो इसमें हम देखेंगे सी वाला सही है। सी मैंने लगाया तो ये सी वाला एनिमेशन कर गया, यानी कि जो मैंने लगाया वो सही है। यहाँ पर एक वाइट टिक मार्क भी दिख रहा है जो बता रहा है सही उत्तर। मान लीजिए कोई हम गलत चुनते जान करके, तो यहाँ पर हमने डी वाला चुना था, जबकि सही वाला क्या है बी वाला, क्योंकि यहाँ पर एक वाइट टिक मार्क लगा हुआ है तो ये डिनोट कर रहा है कि ये सही उत्तर है। तो इसी तरीके से हमको लगातार प्रैक्टिस इसमें करनी है। यकीन मानिए अगर आप हिंदी की पीडीएफ हमारी पेपर के एक मतलब पेपर से पहले एक बार अगर पूरी पूरी पढ़ ले गए और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए, तो आपको फिर भी 55 से 57 सही सवाल करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी के साथ आप अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। सही तरीका यही है, बाकी आप अपने हिसाब से इधर उधर तरीकों में तो देख ही चुके होंगे। जो ये जितने भी लाइव क्लास वाली चीज़ें चल रही हैं इसमें कितने क्वेश्चन आए थे, कोई प्रूफ नहीं दे पाया था 11 फेब को जो पेपर हुआ था। तो सही तरीका यही है, आर का एग्ज़ाम हो, पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो, ये किसी ऐसे ही 2-4 चीज़ों से नहीं हो सकता है। इसमें अच्छी खासी मेहनत लगती है, और जो लोग मेहनत करते हैं वही फाइनली इसमें सिलेक्ट भी होते हैं। मान लीजिए अब 2-4 तिकड़म भिड़ाकर प्रीलिम्स क्लियर कर जाएंगे तो क्या मेंस में लिखित परीक्षा है, उसमें आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना मेथड बनाइए डेली डिलीजेंटली स्टडी करने का। डेली स्टडी करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, इसी से निकलेगा एग्जाम। इस दौरान आपको कोई डाउट होता है तो आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं अपना डाउट। जो मेंबर्स हमारे डाउट डिस्कशन वाले ग्रुप में है या डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में है, आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में अपना डाउट भेजेंगे। मान लीजिए आपको लगता है कि ज्योत्सना की वर्तनी ये होती है, ठीक है, आपको डाउट है कि जो पीडीएफ है उसमें ये दिया हुआ है,
तो आप उसमें पूछ सकते हैं कि सर ये क्यों सही है या फिर क्यों आपने ये सही माना है। तो ये सब आपको डाउट वहाँ पे बताया जाएगा। मैं आपको वैसे बता दूं कि हिंदी की पीडीएफ में कई लोग जो पहली बार पढ़ते हैं बहुत सारी गलतियां निकालते हैं, जबकि वो खुद गलत होते हैं। मनोकामना वर्तनी कहीं कहीं पर भी आपने पढ़ा वो अशुद्ध मानी जाती है। यूपीपीएससी में आरओ पेपर में उसको अशुद्ध माना जाएगा। कुल मिलाकर बात ये है। तो इसमें जो दिया हुआ है उसी को सही मानिए। हिंदी पीडीएफ में वो सब चीज़ें कई बार चेक कर चुके हैं। कई बार अगर थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक मान लीजिए निकल के, जैसे आपदा एक जगह लिखा होना चाहिए था पर्यायवाची में, वहाँ पर प्रीवियस ग्रुप में आपना लिख करके आ गया था, तो उसको हमने सही करा दिया था ग्रुप में। तो ऐसी छोटी मोटी एरर हो सकती है। 99.99% सही हो सकता है हमारा कंटेंट। 0.1% हमेशा ही किसी भी प्रिंटेड मटेरियल में एरर की संभावना होती है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स तक में, कॉन्ट्रैक्ट्स तक में। तो उसको हम लोग सही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार आप गलती निकाल लेंगे। मनोकामना गलत माना जाता है आपके आरओ पेपर में। ज्योत्सना की सही वर्तनी ये वाली होती है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि डाउट आपके तुरंत सॉल्व किए जाएंगे, आपको तुरंत डाउट बताया जाएगा डाउट क्लियरनेस वाले ग्रुप में। अगर आप फुल पेड ग्रुप में नहीं है, केवल स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं, तो आप इस गिवन नंबर पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। आप फोटो भेज सकते हैं किसी भी टॉपिक में, हमारे कंटेंट में से कोई डाउट आपका निकल रहा है। और अगर आप फुल पेड ग्रुप में हैं, मतलब स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं, आप अपना पेमेंट प्रूफ वगैरह दिखा करके इसमें क्वेरी भेजिएगा। आपको भी समस्या का निदान यहाँ पे विदिन 24 करने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है। डाउट क्लियरनेस वाले ग्रुप में लगातार डाउट सेशन होता है, तो इतना वेट आपको नहीं करना पड़ता है, तुरंत आपको जवाब मिल जाता है। बाकी अगर आप केवल स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं, तो आपको डाउट पूछने के लिए 24 आवर तक का वेट इसमें करना पड़ सकता है। मोरलेस सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। अगर आपको लगता है कोई चीज़ बाकी रह गई, तो आप डाउट क्लियरनेस वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं। और सेकंड वीडियो आप देख लीजिए पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें, और आप अपनी प्रीलिम्स री एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी यहाँ से शुरू कर सकते हैं।